हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, आप सबके सामने एक नया सेगमेंट हम लाए हैं हिंदी व्याकरण का, जिसमें सारे चैप्टर्स को सिस्टमेटिक पढ़ाया जाएगा और उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो हिंदी व्याकरण का जो सबसे स्टार्टिंग चैप्टर है, जिसको हम वर्ण विचार कह रहे हैं, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज के क्लास में इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। पहले जैसे वर्ण किसे कहते हैं, यह कितना होता है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अयोगवाह, दीर्घ स्वर्ग, लघु स्वर, संयुक्त वर्ण, ये सब सारी चीज़ों के बारे में समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर वर्ण को परिभाषित करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। हम कहेंगे कि वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है, यानी भाषा की वह सबसे छोटी यूनिट है जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी सबसे छोटी यूनिट है जिसको बांट कर, जिसे तोड़कर और छोटा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें कि ये जो वर्ण है ना, वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए, अलग अलग बुक में आप देखेंगे तो वर्णों की कुल संख्या जो है अलग अलग तरीके से शो किया गया रहता है, लेकिन हम आपको बता दें कि वर्णों की कुल संख्या आप 44 मानकर चलिए, 44 होती है। और किस आधार पर, ये अभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये जो वर्ण है ना, जिसकी टोटल संख्या 44 है, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक का नाम होगा स्वर वर्ण, एक को स्वर वर्ण कहा जाएगा और दूसरे को कहा जाएगा व्यंजन वर्ण। अब आपको बता दें कि ये जो स्वर वर्ण है, इसकी टोटल संख्या होता है 11 और ये जो व्यंजन वर्ण है, इसकी टोटल संख्या होता है 33। अब आपको ये भी चीज़ समझा दे कि स्वर वर्ण में कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो अ, ठीक है, आ, ठीक है, हर्षई, दीर्घई, और ऐसे करके हम चलेंगे ए, ऐ, ओ, औ तक, ये सारे स्वर वर्ण है। ठीक है, जनरली व्यंजन वर्ण में हम लोग क से ज्ञ तक शामिल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि छ, त्र, ज्ञ, ये तीनों को हम लोग संयुक्त वर्ण में रखेंगे एक अलग श्रेणी में, और 33 तब पूरा होगा जब हम क से लेकर और तलव्य से, मूर्धन्य से, दंती से और ह तक जाएंगे, तब होगा। ठीक है, अब ये जो स्वर वर्ण है, इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, जिसमें एक होता है लघु स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। तो इसमें लघु स्वर की अगर बात किया जाए तो इसकी टोटल संख्या होता है 4, और दीर्घ स्वर की बात किया जाए तो इसकी टोटल संख्या होता है 7। तो लघु स्वर में अब 4 कौन कौन है, अ, ठीक है, और अ पर आकार लगेगा तो दीर्घ स्वर बन जाएगा, हर्षई, फिर इसके बाद हर्षऊ और री, ये चारों जो है लघु स्वर है। और दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो अ पर आकार लगे, यानी आ, फिर दीर्घई, फिर दीर्घऊ, ठीक है, और उसके बाद होगा ए, ऐ, ओ, ठीक है, औ, ये सब हो गया दीर्घ स्वर। आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझा दे कि लघु स्वर हम उसको कहते हैं जिसका उच्चारण करने में, यानी जिसको प्रोनाउंस करने में हमें क्या करना पड़े, जिसका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण का सहायता न लेना पड़े, किसी अन्य वर्ण की मदद जो है हमें न लेना पड़े। ठीक है, उसी को हम कहते हैं लघु स्वर। और दीर्घ स्वर का मतलब क्या होता है कि ये दो, ठीक है, लघु स्वर या फिर दो स्वर के मिलने से बनता है, दो स्वर के मेल से निर्मित होता है। कौन सा, तो ये जो दीर्घ स्वर है आपका। ठीक है, जैसे आपको हम एग्जाम्पल के लिए बता दें कि अ और आ, जब ये अ और अ ये जब दोनों मिलेगा तो बन जाएगा आ। ठीक है, हर्षई और हर्षई जब मिलेगा तो बन जाएगा दीर्घई। ऐसे ही देखा जाए तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि फिर जो है हर्षऊ और हर्षऊ, ये जब मिलेगा तो बन जाएगा दीर्घऊ। जैसे अ है और हर्षई है, इसके मिलने से बनता है ए, आ है और दीर्घई है, इसके मिलने से बनता है ए, फिर इसके बाद अ है और हर्षऊ है, इसके मिलने से बनता है ओ, फिर इसके बाद अ है और आ और दीर्घऊ के मिलने से क्या बनता है औ। तो ये जो है ना, ये
ये 7 गो जो वर्ण है, ये सातों को हम दीर्घ स्वर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो अलग अलग स्वरों के मिलने से, दो स्वर के मिलने से इस नए स्वर का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें कि ये जो व्यंजन वर्ण है जिसकी संख्या टोटल 33 है, व्यंजन वर्ण को जनरली हम 3 भाग में बांटते हैं, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन भाई? तो इसका एक होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। फिर इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। और फिर इसके बाद इसका जो तीसरा हिस्सा है इसको कहा जाएगा ऊष्म व्यंजन। क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन। तो देखिए ये जो स्पर्श व्यंजन है इसमें 5 ग्रुप होते हैं, जिसमें पांचों ग्रुप अब कैसे होगा तो इस पांचों ग्रुप को उच्चारण स्थान के हिसाब से आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो इसमें शामिल करेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ठीक है, और उसके बाद प वर्ग। तो ये जो क वर्ग है इसमें आएगा क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ य, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण, त वर्ग में त थ द ध न, और प वर्ग में प फ ब भ म। तो देखिए ये जो क वर्ग है ना इसके सारे वर्णों का उच्चारण जो है किया जाता है कंठ से, च वर्ग का उच्चारण किया जाता है तालु से, और ट वर्ग में आने वाले सबका उच्चारण किया जाता है मूर्धा से, त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत, और प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो इसी आधार पर ये 5 वर्ग बनाया गया है, यानी कि कंठ से क ख ग घ अंग निकलता है तो इसको अलग वर्ग में रखा गया। तालु से उच्चारित होता है च छ ज झ य तो इसको अलग वर्ग में रखा गया। मूर्धा से उच्चारण होता है ट ठ ड ढ अण तो ये अलग वर्ग में है। बात समझ में है ना? दंत से माने इसका उच्चारण करने में जीभ जो है दांत को स्पर्श करता है त थ द ध न, और यहाँ पे दोनों होठ जो है आपस में स्पर्श करते हैं तो प फ ब भ म। तो सोचिए इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा गया इस पांचों को। आपको बता दें कि अंतस्थ व्यंजन में आएगा 4। कौन कौन आएगा? इसमें 4 वर्णों को शामिल किया गया है, य र ल व। ठीक है, ये चारों जो है अंतस्थ व्यंजन है। और आगे चले तो अब ऊष्म व्यंजन का अगर बात करेंगे तो ऊष्म व्यंजन में 4 शामिल है, और ऊष्म व्यंजन की अगर बात किया जाए तो वैसे व्यंजन को कहेंगे जिसका उच्चारण करते समय कुछ ऊष्मा मुक्त होता है। जैसे हम कहेंगे स, तो यहाँ से कुछ ऊष्मा निकलेगा हमारे जो है मुख से। तो यहाँ पे क्या होगा? तलव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ये जो है ये 4 ऊष्म व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, और ये 5 गो वर्ग है, पांचों में 5-5 गो व्यंजन वर्ण है। तो ये हो गया 25 और 4 29 और 4 33, ये 33 को व्यंजन वर्ण हो गया। ठीक है, और उसके बाद 11 गो आपको स्वर वर्ण दिखाई था। अब इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको हम समझा दें कि अयोग वाह क्या होता है और संयुक्त वर्ण क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए अयोग वाह की अगर बात करेंगे ना तो अयोग वाह में 2 एग्जाम्पल्स शामिल होता है, एक अंग और एक अह। इसको हम अनुस्वार बोलेंगे, अनुस्वार, ठीक है, और इसको बोलेंगे विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग जो है यानी अंग और अह, ये दोनों को अयोग वाह में रखा जाता है। ठीक है, यानी ये जो 44 लिखा गया था ना वर्णों की कुल संख्या, उससे इसको अलग रखा गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे संयुक्त वर्ण का। तो देखिए संयुक्त वर्ण की जो टोटल संख्या है ये 3 है, और कौन कौन है? तो छ, त्र और ज्ञ। तो इसमें 6 जो है ना संयुक्त वर्ण, इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बना है। जैसे क और मूर्धन्य स इसके मिलने से बना है छ, त और र इसके मिलने से बना है त्र, ज और य इसके मिलने से बना है ज्ञ। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। अब आपको बता दें कि नासिक्य व्यंजन क्या होता है, अब इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। नासिक्य व्यंजन, तो नासिक्य व्यंजन का मतलब ये हुआ कि वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने में
अन्य अंगों के साथ नसिका भी, नाक भी हेल्पफुल होता है। जैसे अंग, अंग, जैसे ये क वर्ग का अंतिम, इस च वर्ग का अंतिम वर्ण अंग, इय, अण, न, म, ये पांचों स्पर्श व्यंजन का जो वर्ग है ना उसका अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण। तो इसका उच्चारण करने में, जैसे अंग है तो उसका उच्चारण करने में कंठ के साथ साथ नसिका का भी यूज होता है। इया है उसका उच्चारण करने में तालु के साथ साथ नसिका का भी यूज होता है। तो इसीलिए इसको नासिक के व्यंजन कहते हैं, जिसमें 5 गो होगा। अंग, ठीक है, इय, अण, न, ठीक है, और उसके बाद म। इसको नासिक के व्यंजन में रखा जाएगा, जिसका उच्चारण करने में इन सारे अंगों के साथ साथ नसिका भी सहायक होता है। तो इस प्रकार आपको वर्ण के पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझाएं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा। जी अच्छा से।